हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है द ईडू एकेडमी पे। मैं अविनाश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ वर्दी वाली सीरीज का आज डे 4। आज जो है हम डे 4 में हम जो बात करने वाले हैं उस बारे में देख लेंगे। डे 4 में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम रिलेटेड होंगे उस बारे में हम बात करेंगे और एक ही क्लास में हम पूरा राष्ट्रपति को कवर कर लेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं द ईडू एकेडमी पर वर्दी वाली सीरीज चल रही है। खास करके बिहार के जो कांस्टेबल सिपाही भर्ती आया है, आज या कल से 20 तारीख से उसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। अगले 20 तक उसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग जाकर के ऑनलाइन जरूर कर लें। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो इसे गंवाना नहीं है दोस्तों। और आपको द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो भी कंटेंट यहाँ दूँ आपके पेपर के लिए स्पेशल रहेगा। साथ ही साथ मैं 1-2 दिन में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ कराऊंगा। बिहार पुलिस का कांस्टेबल का अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है सबका पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जीके और जीएस का, खास करके करेंट का मैं आपको सीरीज धीरे धीरे देते जा रहा हूँ। जनवरी का अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जनवरी का आपको जाकर के देख लेना है। जनवरी पूरा कवर किया हूँ। 2023 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का लगभग 100 के लगभग 80 या 100 के बीच का जो है क्वेश्चन है, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा क्लास है वो है राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इससे कोई भी एक क्वेश्चन हमारा मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन हमारा यहाँ से मिस ना हो। आज जान रहे हैं आज क्या है, डे 4, यानी 3 क्लास पहले हो चुका है। तो आप उस 3 क्लास को भी जाकर के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। भारतीय संविधान, राष्ट्रपति, वर्दी वाली क्लास। यानी आपको ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप ये कंटेंट देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग मैंने हर चीज़ यहाँ पे कवर कर दिया है। मैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कराते जा रहा हूँ, आप उसे देखना न भूलें। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पद का क्वालिफिकेशन क्या होता है, कि कैसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले नॉमिनेट हो सकता है। नॉमिनेट होने के लिए भी एक जो है अर्हता है, अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए जो है आप नॉमिनेशन दायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया है वो कहाँ किया गया है, आर्टिकल 58 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में, कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए ताकि आप उसका नॉमिनेशन दायर कर सके, फाइल कर सके। उसके लिए जो बात है, जो प्रावधान है, जो नियम है, कानून है, उसका जो बात किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 58 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आपको भारत का नागरिक होना होगा। आपको परमानेंट जो है भारतीय नागरिक होना होगा। कोई NRI जो है, चाहे जो भारतीय है लेकिन विदेशों में जाकर के बस गए हैं और उनके परिवार के लोग भी अगर भारतीय हैं, वो भी इसे कहा जाए कि नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो मेन अर्हताएँ होती है यानी क्वालिफिकेशन है, आपको भारतीय नागरिक होना होगा। दूसरा जो है एज की बात कर ले तो न्यूनतम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। कितना? न्यूनतम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। तीसरा है कि आप में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपका ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए कि आप किसी लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने के योग्य हों। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में निर्वाचित होना कोई आम बात नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ इन्हें गिने लोग ही होते हैं जो पॉलिटिक्स में रहते हैं और उनकी ऐसी छवि रहती है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें अपना नेता मानते हैं और लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, जो भी सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, लोग चुनते हैं। तो आप में मिनिमम कम से कम ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोकसभा का सदस्य, किसका? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आपको होनी चाहिए। चौथा जो है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मतलब इसका सीधा मतलब है कि आप न विधायक हो, न लोकसभा के सांसद हो, न राज्यसभा के सांसद हो, न किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे UPSC भी आप कर लिए हैं तो भी आपको त्याग पत्र दे करके ही इसके लिए नॉमिनेशन करना होगा। तो यानी किसी भी लाभ के पद पे अगर आप नहीं हैं तभी आप इसका नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमको नॉमिनेट होने के लिए, यानी राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हमको कितना
क्वालिफिकेशन चाहिए कि ये हमारे पास रहेगा तभी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस भी करूँगा कि जो भी इलेक्टेड मेंबर जो वोट करते हैं इसमें, उसका कम से कम 50% नहीं, मैं सिर्फ 50 बोल रहा हूँ, 50 मेंबर आपके प्रस्तावक होने चाहिए। यानी लोकसभा, राज्यसभा और ये आपका विधायक लोग जो वोट करते हैं उनमें से कम 50 लोग आपके प्रस्तावक होंगे। कितना? 50 लोग, कम से कम 50 जो है आपके अगर प्रस्तावक बनेंगे तभी जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये तो रह गई मोटा मोटी बात कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे हम राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके मोस्ट एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, उस बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि ये सीरीज चलती आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यानी कौन सी पद्धति होती है जिससे जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो ये है, इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष मतदान से। किससे? अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन कर सकता है। मतदान कौन कौन कर सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, कोई भी चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का हो, राज्यसभा, माफ कीजिए, राज्यसभा विधानसभा का हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायत का कोई भी चुनाव हो, तो हम लोग वोट करते हैं। तो वहाँ हमारी जो आर्ताएँ होती है कि हम उस वोट को हम वोट करेंगे और वो काउंट होकर के जो जीत हार होता है वो होना है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए हम वोट नहीं करते हैं। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि में कौन? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और जो है हमारे विधायक लोग जो हैं, उन लोगों के जो चुन के गए हैं वो लोग वहाँ पे मतदान करते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन कर सकता है, मतदान कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे है राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन कर सकते हैं? राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य। विधानसभा मीन्स जो हम विधायक चुन करके भेजते हैं वो। लोकसभा में हमारे सांसद होते हैं और विधानसभा में हमारे विधायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव का समर्थन कम से कम कितने लोगों को के द्वारा, सदस्यों के द्वारा करना चाहिए। तो ये है जो मैं पहले भी बता चुका कि कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा आपका प्रस्तावक होना चाहिए, तभी आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। यहाँ क्वेश्चन आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में रहे, यानी किस अथी से रहे, किस विभाग से रहे, कहा जाए कि किस क्षेत्र से रहे, तो वो राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी मान लीजिए कि कोई भी राज्य का अगर एमएलसी हो और उसे हम मुख्यमंत्री बना दें तो वो राष्ट्रपति पद के लिए वोट नहीं कर सकता है। लेकिन यदि वो विधायक चुना गया हो, उसके बाद वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री जो है वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो यही लिखा हुआ है कि यदि वो राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का क्या हो, सदस्य हो। तो उच्च सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री को, अगर वो होंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। मतलब राष्ट्रपति को चुनने वक्त वो वोट कर सकते हैं, राष्ट्रपति को चुनने वक्त वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो लोकसभा अगर जो है महाभियोग लगाती है तो उसमें वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन है? राज्य की विधानसभा। कौन? राज्य की विधानसभा, यानी जो विधायक है वो महाभियोग में वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा जो उच्च सदन है केंद्र के, वो वहाँ पे वोट कर सकते हैं महाभियोग में। लेकिन राज्य के जो विधानसभा है उसके
सदस्य यानी जो विधायक है वो वहाँ पे वोट नहीं कर सकते हैं। किसमें? महाभियोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। क्वेश्चन है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें लागू होंगी? तो शर्तें ये लागू होंगी कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़ देनी होगी। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़ देनी होगी। ऐसा क्यों करना होगा? तो मैंने आपको जब ये क्वालिफिकेशन बताया था कि राष्ट्रपति का नॉमिनेशन करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाभ के पद पर, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वो करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करेगा? मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और वो निष्पक्ष नहीं हुआ हो और कोई भी मतलब जा करके अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस पर अंतिम फैसला किसका रहता है? तो अंतिम फैसला जो उसका रहता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवाद का निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद होता है, उसका एक कार्यविधि समय काल होता है कि इतने वर्षों तक वो रहते हैं। लेकिन उसी बीच अगर मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर राष्ट्रपति को अगर लोगों को हटाने की जरूरत है तो क्या किया जाता है? उन पे महाभियोग चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। इस महाभियोग में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो विधायक और सांसद दोनों वोट करते हैं, लेकिन जब महाभियोग लगेगा तो महाभियोग का जो वोटिंग होगा उसमें सिर्फ सांसद ही वोट कर सकते हैं। राज्य के विधानसभा के सदस्य वहां पे वोट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य वोट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? यह है संसद को। संसद को प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके उनके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? यानी संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो वो है अनुच्छेद 53। कौन सा? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? यह भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि किस सदन के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है या शुरू किया जा सकता है। तो ये संसद के किसी भी सदन, या तो उच्च सदन या निम्न सदन, दोनों में से कोई भी सदन के सदस्य या मेंबर लोग जो हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए मतलब कहा जाए कि प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? मतलब एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो भारतीय कानून में नियम है कि वो चाहे तो अगली बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन की बात अगर आती है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो वो है अनुच्छेद 57। कौन से? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? मतलब मान लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाना चाहती है और उस कानून को लोकसभा राज्यसभा में पास कर दिया जाता है, तो अंतिम जो है हस्ताक्षर के लिए यानी मुहर के लिए कहा जाए कि राष्ट्रपति के पास वो बिल पहुंचता है। वो बिल अगर राष्ट्रपति पढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं, समझते हैं और उन्हें लगता है कि ये बिल जो है देश हित में नहीं है, तो वो चाहे
तो उसे निरस्त भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार जब संविधान बना था तब भारतीय राष्ट्रपति को नहीं दिया गया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा जो है पुनर्विचार के लिए जो है दे दिया गया, संशोधन द्वारा प्रदान कर दिया गया कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकते हैं जो वो बिल उनके पास भेजे हैं स्वीकृति के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। जो बात मैंने आपको पहले बताई उसी के बारे में क्वेश्चन है कि अपनी स्वीकृति वो नहीं दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि उनको हस्ताक्षर, उनको लगे कि ये बिल जो है देश हित में नहीं है, वो इन्हें स्वीकार न करे, तो ये जो है ये बात निहित है कहाँ, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 में। किसमें? अनुच्छेद 111 में इसी बात की चर्चा की गई है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो कोई विधेयक को वापस मंत्रिमंडल के पास भेज सकती है कि इसमें या तो आप सुधार करें या फिर मैं इसे निरस्त कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ विषयों में राज्यपाल होगा। दोस्तों, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ विषयों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो यह है अनुच्छेद 160। कौन सा? अनुच्छेद 160। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो कहा जाए कि जज हैं, उनको हटाने का अधिकार किनके प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी अनुशंसा करे कि लोकसभा को भंग कर देना है, तभी राष्ट्रपति जो है उसे भंग कर सकती है। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं चाहे कि लोकसभा भी भंग नहीं होगा, तो राष्ट्रपति अपने मन से उन्हें भंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो वो है राष्ट्रपति जी के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। यानी अभी तक के भारतीय इतिहास में राष्ट्रपति ने जो सबसे भास्ट पावर उनके पास रहता है, जेबी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं, उसका प्रयोग कब किया था, तो ये किया गया था भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। मात्र एक बार भारतीय इतिहास में अभी तक वीटो पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति ने यानी प्रेसिडेंट ने किया है। कब किया है? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। मतलब वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 5 लाख रुपए। कितना मिल रहा है? 5 लाख रुपया जो है मासिक वेतन है हमारे राष्ट्रपति महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। इसे आराम से समझिएगा कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति थे और उनकी आकस्मिक निधन हो जाती है, या फिर मान लीजिए कि उन पर महाभियोग लग जाता है और देश में उपराष्ट्रपति भी नहीं हो। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार, उनका कार्य कौन देखेगा, तो वो देखेगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माफ कीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन देखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होंगे वो देखेंगे। कब? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, देश में उपराष्ट्रपति अगर नहीं हो, तब जो है उच्चतम न्यायालय के जज देखेंगे। अगर उपराष्ट्रपति रहेंगे तो राष्ट्रपति के बाद पदभार उन्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये युक्ति आप किनके लिए, हमारे देश में किनके लिए कही जाती है, तो
तो ये कहा जाता है राष्ट्रपति के लिए। किनके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए ये बोला जाता है कि वो देश का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व नहीं करते। नेतृत्व कौन करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये बात किनके लिए लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल भी रह चुके थे? अभी तक का जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें कौन कौन जो हैं वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो दो नाम है यहाँ आपको मिलेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी जो है, जो राष्ट्रपति हुए थे, वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? वो किस प्रक्रिया, यानी फाइनल क्या टचअप होता है, फाइनल क्या प्रक्रिया होती है जिसके बाद वो विधेयक जो है कानून बन जाता है या अधिनियम बन जाता है? तो वो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। यानी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अगर हो गया तो वो कानून या विधेयक बन करके तैयार हो जाता है, अधिनियम बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? मतलब प्रथम राष्ट्रपति ये नहीं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वो बने थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है वो भारत के अभी तक के इतिहास के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? किससे? ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। तो वो है वराहगिरी वेंकट गिरी। वराहगिरी वेंकट गिरी राष्ट्रपति थे जिनका संबंध किससे? ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? मैंने आगे बताया कि अगर राष्ट्रपति के आकस्मिक कोई भी घटना हो जाती है उनके साथ, या महाभियोग लग जाता है और देश में उपराष्ट्रपति ना हो, तब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, वो कार्यभार देखते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है अभी तक? तो वो किए हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। कौन? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है ये मुख्य न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपतियों के रूप में कौन सा कर्म है? द्रौपदी मुर्मू जी का ये कौन सा कर्म है? तो ये जो है अभी 15वां राष्ट्रपति है हमारे देश की। कौन सी राष्ट्रपति है? 15वां राष्ट्रपति है हमारी देश की। कौन? द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लें कि राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख यानी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद को हमें अपने दिमाग में रखना है ताकि हमें इसकी ज़रूरत पड़े, हमारे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बात किया गया है। किसमें? 52 में। दूसरा है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के नियम के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद की अवधि यानी कितने वर्ष तक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है उस बारे में बात किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता होता है, पुनर्निर्वाचन के लिए कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन जाए उसके लिए जो पात्रता होता है उसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 57 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बात है। अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए उस बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 किससे? महाभियोग से। महाभियोग ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे दिमाग में रखेंगे। अनुच्छेद 61 जो है किससे? महाभियोग से संबंधित है।
अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पद की अवधि के बारे में बात की गई है। यानी कोई भी राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक ही रिक्त रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। इसी 6 माह में आपको निर्वाचित करके नए राष्ट्रपति को लाना होगा। उसी बारे में आपको अनुच्छेद 62 में देखने को मिलेगा। अंतिम है अनुच्छेद 72। इसमें क्षमा आदि की कुछ मामलों में आदेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात है। यानी मान लीजिए कि कोई भी क्षमा याचना वगैरह जो आप सुनते आए होंगे कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, मृत्यु दंड है तो उसे राष्ट्रपति चाहे तो उम्र कैद में भी बदल सकते हैं। तो ये सब के बारे में जो अधिकार है, राष्ट्रपति के अधिकार हैं, उसके बारे में जो बात है किसमें, अनुच्छेद 72 में बात की गई है। अनुच्छेद 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में आपको अनुच्छेद 73 में बात की गई है, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे अनुच्छेद जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर चर्चा कर दिया है। आप इन्हें जरूर ध्यान में रखें, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। आप लोग अगर बीच में अगर हम बताएंगे, अगर आप लोग कहें तो जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF चाहिए। और हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। द ईडू एकेडमी अविनाश कुमार को जरूर लाइक और फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त करते हैं। तो चलिए उन बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। किनको? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। राज्यों के राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के जो है अध्यक्ष और सदस्य को भी कौन? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भी किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक को भी, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर उपराज्यपाल को जो नियुक्त करते हैं, जैसे दिल्ली में LG को नियुक्त किया गया है, तो वो किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान में रखकर इसका एक नोट्स जरूर बना लें। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियां को कितने माह? 6 माह की सीमा के भीतर ही भरना होता है। कितना? 6 माह की सीमा के भीतर ही भरना होता है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर वो पद त्याग कर देता है या महाभियोग लग जाता है उन पे, तो उसके 6 माह के अंदर तक नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय, किसे? उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। कोई भी मामले पर राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कर सकता है, परामर्श कर सकता है, उनसे विचार ले सकता है, उनसे विमर्श कर सकता है। तो ये जो शक्ति प्रदान की जाती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। मान लीजिए कि कोई भी कार्यवाही चल रही हो संसद के उच्च सदन या निम्न सदन में, तो वहाँ पे राष्ट्रपति उस जो है कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं, उस चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग जो संसद द्वारा चलाई जाती है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। इसके बारे में मैंने आपको पीछे डिस्कशन करके बता भी दिया है कि कोई भी बिल अगर मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो और वो अंतिम में पास होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाए, तो राष्ट्रपति अगर देख ले, उस बिल को समझ ले कि ये राष्ट्रहित में नहीं है या इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ त्रुटियाँ हैं जिन्हें सुधार करने की ज़रूरत है, तो उस बिल को वो वापस भेज सकते हैं सदन में ताकि उस पर पुनः चर्चा होकर के उसमें सुधार किया जा सके। तो ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल भी कहते हैं, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। मतलब सारे विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं लेकिन मनी बिल, जिसे धन विधेयक भी कहते हैं, उसे पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि कब से कब 1950 से लेकर के 1962 लगभग 12 वर्षों तक वो राष्ट्रपति रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर, कुछ दिन ये कार्यकारी राष्ट्रपति भी रहे थे, छोड़कर सबसे कम दिन के लिए कितना, 1 वर्ष 155 दिन तक जो है यह कार्य किया था राष्ट्रपति के रूप में। यानी सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति का कार्य करने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 1950 से लेकर के 1962 तक। वहीं जाकिर हुसैन की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, अगर उनकी कार्यकारी राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल निकाल दिया जाए, कुछ दिन तक वो रहे थे, तो वो मात्र 1 वर्ष 155 दिन तक ही राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में, उसका एक निचोड़ था। एक क्लास में मैंने जितना ज़्यादा हो सके मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिया है। इससे बाहर मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन बनता हुआ पेपर में नहीं दिखेगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके अभी जो बिहार के जो सिपाही भर्ती आया है, लगभग 23-24 हज़ार वैकेंसी है। कल से वो अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है और 20 तारीख अंतिम डेट है। तो अंतिम डेट से पहले आप जा करके अप्लाई ज़रूर कर लें ताकि बाद में अगर सर्वर का कोई इशू आए तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का अगर आप वीडियो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर इसी तरह का कंटेंट आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन दबा करके, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो वहाँ पे डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वर्दी वाली सीरीज़ का नेक्स्ट क्लास लेकर के मैं कल आऊँगा आप लोगों के सामने अगला टॉपिक लेकर के, जिसका पूरा निचोड़ आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा। आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।